दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। खबरों की शुरुआत उस भगवा युद्ध के साथ करेंगे जिसे छिड़े हुए आज 6 दिन हो गए हैं और अब इसमें एक शंकराचार्य और एक महंत आमने सामने खड़े हैं। देश ये समझ नहीं पा रहा कि यह धर्मयुद्ध खत्म होगा कैसे और इसका नतीजा क्या निकलेगा। ये विशुद्ध रूप से धर्म का मैटर है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी धैर्य से देख रहा है कि धर्माचार्य खुद ही इसे सुलझा लेंगे। तब तक राजनीति इस युद्ध से भरी पूरी ऊर्जा इस समय ले रही है। फैसला जब होगा तब होगा, लेकिन एक न्यूज चैनल होने के नाते आज एबीपी न्यूज ने यह कोशिश की है कि देश के साधु संत आखिर इसे किस नजरिए से देखते हैं वो आप तक जरूर पहुंचाए। इसीलिए शंकराचार्य के विवाद पर आज हमने देश में एक ओपिनियन पोल किया है। इसका सैंपल साइज छोटा है, हमने सिर्फ साधु संतों से उनकी राय ली है। इस खबर को हमने 4 हिस्सों में बांटा है। पहले 1 मिनट में हम सिर्फ आज का अपडेट आपके सामने रखेंगे, दूसरे 1 मिनट में इस पर हो रही राजनीति का पूरा ब्यौरा देंगे। इसके बाद 4 मिनट में संतों का ओपिनियन पोल आपके सामने रखेंगे जो एबीपी न्यूज ने अलग अलग शहरों में जाकर किया है। और इसी बीच कुल 4 मिनट हम वो ज्ञान भी आप तक पहुंचाएंगे जो हमारे संतों महंतों ने ही वेद पुराण और धर्म ग्रंथों से निकाल कर हमें दिया है। तो आज की खबर यह है कि प्रयागराज के माघ मेले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने आज बसंत पंचमी पर भी गंगा स्नान नहीं किया। उनका क्रोध कम होने के बजाय आज उनके शरीर पर हावी हो गया, उनकी तबीयत खराब हो गई, वो बुखार से पीड़ित हो गए। शंकराचार्य अपनी वैन से निकलकर सिर्फ 2 बार अपनी पालकी में बैठे, लेकिन थोड़ी देर बैठने के बाद आराम करने वापस वैन में चले गए। बुखार के बीच भी अविमुक्तेश्वरानंद का हठ योग जारी है कि जब तक मेला प्रशासन 18 जनवरी की हरकत पर माफी नहीं मांगता, जब तक उन्हें सम्मान के साथ स्नान के लिए लेने नहीं आता, तब तक ना वो धरना खत्म करेंगे और ना ही वो गंगा स्नान करने के लिए जाएंगे। हमारे विचार कदम कदम पर नहीं बदलते हैं, विचार करके ही हम बोलते हैं और बोल देने के बाद उस पर दृढ़ रहते हैं। तो जो बात कह दी गई है हम उसी पर दृढ़ हैं। जाएंगे शर्तों पे नहीं, ससम्मान जाएंगे। सम्मान की, शंकराचार्य के सम्मान की हानि करने का मतलब 100 करोड़ सनातन धर्मियों के सम्मान की हानि। शंकराचार्य के बयान से दिख रहा है कि अब उनके और सीएम योगी के बीच अहम की लड़ाई है। कल योगी की कालनेमी वाली बात उन्हें बुरी तरह चुभ गई है, वरना डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के कल के सॉफ्ट बयान के बाद आज उन्हें गंगा स्नान कर लेना था। माघ मेले में उनके शिविर पर आज भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों का मेला लगा रहा। विपक्ष ने कहा कि एक तो धर्माचार्य को पीटा जाए, उनसे शंकराचार्य होने के कागज मांगे जाएं, ऊपर से कालनेमी कहा जाए। ये बीजेपी का कौन सा संस्कार है? बीजेपी के नेता सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। वो लोग जिन्होंने भारत के संस्कृति के मान बिंदुओं को नष्ट करने, अपमानित करने की राजनीतिक परंपरा स्वतंत्र भारत में निभाई, संतों पे गोलियां चलवाई, संतों को जेल में रखा, शंकराचार्य जी को दीपावली के संध्या वंदन के समय उठाकर गिरफ्तार किया, वो लोग आकर जब यह बोलने का प्रयास करते हैं तो मुझे लगता है देश की जनता को समझ में आता है कि किसके मन का भाव क्या है और किसके मन की राजनीति क्या है। अधर्म के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। पूजनीय शंकराचार्य जी का पूरा सम्मान होना चाहिए और अगर शंकराचार्य जी का ये सम्मान नहीं कर रहे हैं, गंगा स्नान या उस पावन स्थल पर उनके स्नान के लिए रोका जा रहा है, तो इससे बड़ा अधर्म क्या हो सकता है? अगर इसका कोई भागीदार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सत्ता पक्ष के अपने तर्क हैं, वहीं विपक्ष में हर पार्टी शंकराचार्य के लिए बैटिंग कर रही है। इसकी वजह 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव है। नेताओं के बजाय हम उन साधु संतों की राय आपको सुनाते हैं जो धर्म के विशेषज्ञ हैं, जिन्हें ज़्यादा अच्छे से पता है कि साधु संतों का चरित्र, उनका व्यवहार और उनकी भाषा कैसी होनी चाहिए। तो चलिए ओपिनियन पोल की शुरुआत करते हुए सबसे पहले
प्रयागराज के साधु संतों का इस पूरे विवाद पर क्या ज्ञान सामने आया है, उनकी ओर से क्या राय रखी गई है, उन्हें सुनते हैं। ये इसमें पूर्णतः प्रशासन की गलती है। प्रशासन को भली भांति पता होना चाहिए कि शंकराचार्य की गरिमा क्या होती है। पूरे संसार को पता है और जितने भी वरिष्ठ देश में लीडर हैं उन सबको पता है कि 4 पीठ की आमनाए पीठों में उनकी क्या मर्यादा होती है। अगर हम संत हैं, अगर हम साधु हैं, तो सरल भाषा में साधु और संत का अर्थ होता है सीधा और साधा। ये युगों की लड़ाई नहीं है प्रभु जी महाराज। नहीं तो अगर संत हैं आप, मान के चलो, मैं अभी 2 मिनट के लिए अभी मुक्तेश्वरानंद जो हमारे शंकराचार्य जी हैं इनको मैं हठ योगी मान लूँ, हाँ, और अगर आप ही प्रभु जी महाराज सन्यासी हो तो आपको तो कम से कम विनम्र होना चाहिए। मैं समझता हूँ प्रशासन ने हठ धार्मिकता का परिचय दिया है। अगर वो पालकी से भी जा रहे थे तो कोई इतना बड़ा वाहन नहीं है, उसको 2 लोग, वो ठेलिया जैसा वाहन है, उसको खींच सकते थे। लेकिन प्रशासन ने केवल उकसाने के लिए, अनावश्यक डिमोरलाइज करने के लिए ये कार्य किया है। और शंकराचार्य विवाद पे भाई संत है ही है, वो संत है ही है। अब ये है कि परिस्थिति को समझ के काम करना चाहिए। भाई संगम का तट है, भीड़ तगड़ी है, अगर प्रशासन रोक रहा है तो उस पर भी विचार आपको करना चाहिए। अलग अलग शहरों में मौजूद संतों का ओपिनियन पोल आप तक पहुंचाएंगे, दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा ज्ञान जो हमें इन संतों से ही मिला है। हमारे धर्म शास्त्रों में संतों के लिए मोटे तौर पर 10 गुण बताए गए हैं। उन्हें शांतचित्त, निष्काम, गुणवान, धैर्यवान, सर्वत्यागी, ज्ञानवान, सत्यवान, दयावान, क्षमाशील, सदाचारी होना चाहिए। शास्त्रों में 6 विकार यानी दुर्गुण भी दिए गए हैं जिनसे संतों को बचना जरूरी है। उन्हें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर यानी द्वेष से मुक्त होना चाहिए। मतलब आम मनुष्य गुस्सा करे तो कुछ नहीं, लेकिन संत गुस्सा करें तो ये उसका दुर्गुण माना गया है। अब इसका सैंपल देखिए। आज शाम मैंने इसी मुद्दे पर डिबेट की थी। पैनल में 6 साधु संत थे, लेकिन इतना क्रोध कर रहे थे कि उन्हें रोकने में मेरा ही गला बैठ गया। मैंने कहा योगी जी से युग में मोदी जी से बोलिए, माफी मांगे, खत्म करें। संतों का है, भक्तों का है। अरे महाराज यदि वो गंगा चले जाएंगे का है और अच्छी बात है। आज जी के बच्चे हैं, फिर उसके बाद संत बने, सन्यासी बने, बच्चे हैं। और इस तरह से किसी भी निष्कर्ष पर उस डिबेट में हम नहीं पहुंच सके। वैसे ताजा विवाद में यह भी बहस है कि क्या अभी मुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य के पद का मोह है, क्या इसीलिए वो क्रोध में हैं और क्षमा का गुण भूल रहे हैं। और वहीं सीएम होने के नाते योगी आदित्यनाथ भी एक महंत हैं, तो क्या वो भी धैर्यवान और शांतचित्त होने के गुण को नहीं रख पा रहे। ओपिनियन पोल का दूसरा हिस्सा आपके सामने रखते हैं। मथुरा लेकर चलते हैं, वहां के साधु संतों ने क्या राय दी है, अब जरा वो भी जानिए। आप जिस प्रकार शंकराचार्य की अवहेलना कर रहे हो या दंड की अवहेलना कर रहे हो, ये शिव का ही अपमान है। और जब शिव का अपमान दक्ष ने किया तो आप बताइए कि उसका क्या हाल हुआ। भैया शनिदेव यमराज से डलो और भूदेव ब्राह्मणों और सन्यासी साधुओं को कष्ट मत दो। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के द्वारा जो वहां पर कार्य चल रहा है या जो भी वहां उन्होंने अनशन कर बैठा हुआ है, यह भी एक बहुत ही उचित कार्य नहीं है। और प्रशासन के द्वारा उनके ऊपर जो भी बच्चों के ऊपर लाठियां चलाई गई, ब्राह्मण बटुओं के ऊपर लाठियां चलाई गई, उनके शिखा पकड़ के खींचे गए, मैं उसका कठोर निंदा करता हूं। ईगो दोनों का था, लेकिन वो एक संत हैं और इसलिए शंकराचार्य जी के सामने योगी जी को झुकना चाहिए था, क्योंकि योगी जी बहुत बड़ी जिम्मेदारी के पद पर हैं। वो पूरे प्रदेश के मुखिया हैं और सारे साधु समाज का नेतृत्व कर रहे हैं। हमारे धर्म ग्रंथों, शास्त्रों, पुराणों में संतों की वाणी और व्यवहार को बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। हम भी वही बता रहे हैं जो इन ग्रंथों में जानकारी दी गई है। रामचरितमानस के श्लोक में कहा गया है कि संत मान अपमान में सरल और सहज रहे, अहिंसक और क्षमावान प्रवृत्ति से रहें, वाणी और विचार से आत्मसंयमित हों। यही गाइडलाइन श्रीमद् भगवद गीता में भी है। 3 अध्याय के 21वें श्लोक में कहा गया है, संत जैसा आचरण करेंगे वैसा ही लोग अनुसरण करेंगे।
13वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहा गया है, एक संत को विनम्र और संयमी होना चाहिए। लेकिन शंकराचार्य विवाद में लोगों को लग रहा है कि भाषा और वाणी का संयम और इसकी रेखा दोनों ही तरफ से मिटाई जा रही है। और अब वक्त हो चला है हरिद्वार चलने का, वहां के साधु संतों को सुनने का। सुनाते हैं इस विवाद में हरिद्वार के साधु संतों ने अपनी क्या राय व्यक्त की है। संगम सनातन धर्मियों का तीर्थ क्षेत्र है और इस तीर्थ क्षेत्र की लड़ाई अच्छी नहीं है देश की। वो ऐसे वाणी का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा कार्य करते हैं, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि उनको वो भी आक्रोश में है, वो भी गुस्से में है और शासन प्रशासन ने उसे धैर्य रखना चाहिए था, उनको समझा बुझा के उनका इस स्नान करवा देना चाहिए था। सब लोग अपना अपना रोटी सेकने में लगे हैं, जैसे शंकराचार्य भी रोटी सेक रहे हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं। आप किन किन के नाम बताएं? इस विवाद में यूपी के डिप्टी सीएम के बाद यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी का भी बयान सामने आया। वो कह चुके हैं जांच के बाद कार्रवाई होगी, पर शंकराचार्य शर्तें रखते दिख रहे हैं। मुख्य तौर पर उनकी 4 मांगे हैं। पहली ये कि प्रयागराज प्रशासन माफी मांगे, दूसरी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई हो, तीसरे खुद सीएम योगी खेद प्रकट करें और चौथी शंकराचार्य का पूरा प्रोटोकॉल उन्हें दिया जाए। अब क्या ऐसा होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। अब हम ओपिनियन पोल में चौथे शहर की ओर रुक कर लेते हैं। सुनाते हैं आपको जयपुर के संतों ने इस पूरे विवाद पर अपनी क्या राय सामने रखी है। ईगो की लड़ाई नहीं है, ये स्वाभिमान की लड़ाई है। 2500 वर्ष पुरानी शंकराचार्य की परंपरा है। उस परंपरा में शंकराचार्य को ससम्मान स्नान कराना चाहिए था, जो कि योगी सरकार का प्रशासन विफल रहा है। 100 मीटर की दूरी पर मात्र गंगा थी। वो चाहते तो ये बखेड़ा खड़ा करने से बच सकते थे। ये निंदनीय है, घोर निंदनीय है। और महाराज जी जब गंगा में स्नान करने गए थे तो उनको स्नान कर लेना चाहिए था। इसमें क्या बात थी? संत है और संतों में तो देखो कोई स्वाभिमान की कोई ऐसी कोई बात नहीं होती है। सभी संत समान होते हैं, मोट से मोट कोई बड़ी नहीं होती है। और संतों का सम्मान सब जगह सम्मान होना चाहिए। और हम तो ये कहते हैं बड़े संत है और उनका सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। उनका नियम और संयम से जो साधु संतों की रक्षा करते हैं, वहाँ जितने भी यात्री गए हैं, श्रद्धालु गए हैं, उनकी रक्षा और सुरक्षा का पहला महत्व है। उन्होंने जो नियम संयम बनाए हैं उसका पालन उनको अवधेशा जी को, जो अपने मठाधीश जी अवमुक्ता जी है, उनको ध्यान रखना चाहिए। वो उनके लिए नहीं, वो सभी संतों के लिए नियम संयम बराबर है। जब किसी की पालकी वहाँ नहीं जा रही तो उनको नहीं ले जाना चाहिए। शंकराचार्य की पद प्रतिष्ठा में एक वोट काशी की विद्वत परिषद का भी होता है, तो काशी के विद्वानों की राय क्या है, उन्हें भी सुने। समन्वय बना लिया जाए, कोई मतभेद नहीं है। स्वामी जी आज भी प्रयागराज में एक मेले में बैठे हुए हैं कि कोई आकर के एक बार उनको प्रणाम तो कर दे, वो अभी स्नान करने को चल पड़ेंगे। अगर मेला में वो जा रहे हैं तो उसमें पालकी का क्या जरूरत है? पालकी अपना जगह पर खड़ा करे और वहाँ से पैदल चले। उनको बीच में रंथ, ऐसे सरकार व्यवस्था में लगी है, हजारों लोग की भीड़ है, प्रशासन तो अपना काम बिल्कुल सही कर रही है। कुल मिलाकर देश के संतों की ओपिनियन है कि भगवा में भिड़ंत नहीं होनी चाहिए, इससे सनातन की ही हानि हो रही है। उधर लग्जरी पोर्शे कार वाले महामंडलेश्वर सतुआ बाबा को आपने देखा ही होगा। खबर है कि कल पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने उनकी क्लास लगा दी है। उनसे पूछा कि करोड़ों की गाड़ियों में घूमते हो, इतना पैसा आता कहां से है? फिर कहा तुम महामंडलेश्वर हो, ये सब तुम्हें शोभा नहीं देता। तो ऐसा भी नहीं है कि संत महंतों का आचरण क्या हो ये किसी को पता नहीं है। धर्म की अभी इतनी भी हानि नहीं हुई है, क्योंकि समय समय पर जो धर्माचार्य हैं वो लोगों को राह दिखा रहे हैं। जनहित पे आगे बढ़ते हुए बात महाकाल की नगरी उज्जैन की करेंगे, जो आज सुलग उठी है। कल शाम विश्व हिंदू परिषद के नेता पर जानलेवा हमले से विवाद की शुरुआत हुई, जो आज ज्वालामुखी में तब्दील होते होते बची। हिंसा, बवाल, तनाव का केंद्र उज्जैन का तराना इलाका, जहां हमले से भड़के लोगों ने बस में आग लगा दी, कई दुकानों को फूंक दिया। दरअसल दोपहर को जुमे की नमाज के बाद कुछ बवाली लाठी डंडों और पत्थरों से लैस होकर निकल पड़ी। दूसरे पक्ष के घरों पर पत्थर बरसाए गए, तोड़फोड़ की गई। उसी दौरान जवाब देने के लिए उधर वाला पक्ष भी आ गया, तलवार और डंडों के साथ बाहर निकल आया। सब कुछ पुलिस वालों की मौजूदगी में होता रहा। एबीपी न्यूज के संवाददाता अंबुज पांडे अब से थोड़ी देर पहले ग्राउंड जीरो पर थे। उनकी आंखों देखी ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए।
तराना है इस शहर का नाम, लेकिन जिस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है, एक आतंकित करने वाली घटना देखी इस तराना शहर ने, वो आपको मैं इस बस के अंदर दिखा देता हूँ किस तरीके से इसको पूरी तरीके से जला दिया गया है। बाद में स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड की मदद से इस बस की आग को बुझाया, लेकिन अभी भी ये चीख चीख कर गवाही दे रही है कि किस तरीके का मंजर रहा होगा। पहले रात में इसी बस पे तोड़फोड़ हुई थी और तोड़फोड़ के बाद यहाँ से थोड़ी दूर पर बस स्टैंड है, यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया गया था। चूंकि यहाँ पर काम चल रहा है इस वजह से ये बस आगे नहीं जा पाई और यहीं खड़ी हुई थी। और आज जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ उसके बाद एक बार फिर से लोगों ने जो है इसके बाद जो लोग हैं वो पूरी तरीके से एक बार फिर से आक्रोशित हुए। और आप देखिए कि कितने बुरी तरीके से ये बस जल चुकी है। घटना के पीछे की वजह इलाके के हिंदूवादी नेता पर हुआ हमला बताया जा रहा है। बावजूद इसके पुलिस रात से लेकर दोपहर तक सोती रही। नतीजा हुआ कि दोपहर बाद पूरा इलाका जल उठा। अब पुलिस फ्लैग मार्च करके माहौल शांत करने में जुट गई है, लेकिन यही काम अगर पहले हुआ होता तो महाकाल का शहर आज डर के साए में ना होता। अगर हम नई बाखल से आगे आते हैं तो ये मंदिर है जहां पर तोड़फोड़ करने का आरोप स्थानीय लोग लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि फ्लैग मार्च भी इस वक्त हो रहा है और शासन प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से ये बताने की अब ये कोशिश कि किसी तरह की हालात ना बिगड़ें, हालात काबू में रहें, इसलिए लगातार हर गली में मुस्तैदी पुलिस की नज़र आ रही है। और यहाँ से पुलिस की गाड़ियाँ इसी तरीके से रह रह करके निकलती हैं और लोग यहाँ पर अभी भी दहशत में हैं। और इसी के चलते इसी तरीके से फ्लैग मार्च पुलिस का लगातार पूरे शहर भर में जारी है। पुलिस का दावा है कि अब हालात जल्द ही सामान्य कर लिए जाएंगे। एबीपी न्यूज़ की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। मोहल्ले के लोगों में डर का माहौल है। हमारे संवाददाता अंबुज पांडे ने मोहल्ले के लोगों से बातचीत की और ये जाना कि दोपहर को अचानक ये सब कुछ कैसे हो गया। तराना के नई बाखल इलाके में है और उसी मस्जिद जहां से वो विवाद शुरू हुआ उसके बाद यहां से हिंदू आबादी शुरू होती है जहां पर तोड़फोड़ की गई। आप देख सकते हैं उसके निशान अभी भी यहां पर मौजूद हैं। जिस तरीके से ये दरवाज़ा है और ये साफ पता चलता है कि किस तरीके से इस पर हमला किया गया, पत्थर फेंके गए और उसके बाद तोड़फोड़ हुई। ये कैसे हुआ? इधर से भीड़ आई, यहीं से तकिए में से ये लोगों ने नमाज करी और वो ऐसे कैसे हथियारों ले लेके आ गए। जिसके हाथ में जो आ रहा वो मार रहे, फेंक रहे, ऊपर फेंक रहे। और फिर मारे गए क्या? हाँ, ये पत्थर मारा और मैं ये मेन गेट ये वाला बंद करने आई थी तो जैसे ही पत्थर फेंका वैसे ही मेरे हाथ पे लगा। ये 2-2:30 बजे के आसपास की घटना है जब इन्होंने नमाज पूरी की और भीड़ की भीड़। हाँ, तो कुछ हुआ था या अचानक ही इन्होंने प्लान बनाया होगा। नमाज से आए ये और सीधे हिंदुओं के घरों पर अटैक करना चालू कर दिया इन्होंने। किस तरह से अटैक किया? पथराव किया, डंडों भालों से नुकसान पहुंचाया। बोल के भी गए कि पिक्चर अभी बाकी है। और क्या कोई नारे भी लगाए जा रहे थे? अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे सर। मतलब अजान करी इनने और के 2:15 बजे होगी। 2:15 बजे दौड़ के ने सब आए, ने भाटे पत्थर फेंकने लगे, सभी के घर दरवाजे डंडे उनसे मारने लगे। मतलब खोलने की कोशिश, कभी हम आगे होते तो हम घायल हो जाते। घटना की टाइमलाइन कुछ इस तरह से है कि कल शाम को हिंदूवादी नेता पर हमला हुआ। दोपहर को नमाज के बाद उपद्रवियों ने हिंदू मोहल्ले में हमला किया। हिंदू मोहल्ले के लोग भी लाठी डंडे लेकर निकले और शांत शहर सुलग उठा। हिंदुओं के घर टूटे तो मुस्लिम कारोबारी की बसों के शीशे चकनाचूर हुए। आप लाइन में खड़ी इन बसों की हालत जरा गौर से देखिए। सभी के सभी बसों के शीशे टूट चुके हैं। बस मालिक आरिफ के मुताबिक उनकी 11 बसों को नुकसान पहुंचा है। जुम्मे का दिन था श्रीमान, हम नमाज पढ़ के आए और मालूम पड़ी कि गाड़ी में आग लगा दी। तो हमने आके देखा, ये देख रहे हैं और जो दोषी है उसको सजा दे। किसका झगड़ा क्या है, हमारा उससे क्या लेना देना, जो आज तक हमारा नुकसान होता गया। क्या नाम? जिस हिंदूवादी नेता पर हमले से बवाल की शुरुआत हुई वो वीएचपी से जुड़े सोहेल ठाकुर हैं। आरोप है कि कल शाम को उज्जैन में आरएसएस दफ्तर के बाहर जब वो बैठे थे तभी कुछ गुंडे आए और उनके सिर पर पीछे से हमला कर दिया। सोहेल ठाकुर के मुताबिक हमलावर लव जिहाद
गो तस्करी और नशे के धंधेबाज हैं, जिनके खिलाफ वो लंबे समय से मुहिम चला रहे हैं। संग्रहालय के बाहर होटले पर बैठा हुआ था तो वहां पर 10-15 लड़के आए, मुस्लिम लड़के। तो मेरे डायरेक्ट आके राड़ की माथे में दी, जिससे मेरे को चक्कर आए, मैं बेहोश हुआ। फिर मेरे भाई जो इन्होंने थोड़े 2-4 आए, उनके पास में हथियार चाकू वाकू वगैरह भी थे। तो मेरे भाई आए, उनको देख के वो भागे वहां से। फिर उसके बाद में उन्होंने मेरे को इसलिए मारा क्योंकि पहले मैंने लव जिहाद के केस वेस थोड़े पकड़े हुए थे, इस कारण मेरे को वो पहले से मेरे को टारगेट में कर रहे थे और मारने की प्लानिंग उनकी बहुत पहले से मेरे को बनाई गई थी। उज्जैन के जिस तराना इलाके में नफरत की आग भड़की, वहां से विधायक हैं कांग्रेस के महेश परमार। कांग्रेस उज्जैन में हिंसा के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव पर निशाना साध रही है, क्योंकि सीएम भी उज्जैन के ही रहने वाले हैं। हालांकि स्थानीय कांग्रेस विधायक महेश परमार और मुख्यमंत्री मोहन यादव दोनों ने उज्जैन में आग लगाने वालों पर कड़ी कार्रवाई और भाईचारा कायम रखने पर जोर दिया। शहर का आपसी सौहार्द बना रहे, भाईचारा बना रहे, अमन चैन बना रहे, सब मिलकर अपने व्यापार व्यवसाय प्रतिष्ठान खोलें। ये मेरी तराना नगर के सभी परिवारजनों से मांगे, विधानसभा क्षेत्र के लोगों से मांगे, और हम सब उनके साथ हैं। जहां व्यवस्थाओं में कई ढिलाई होती है, हम कड़ाई से पेश आते। मुझे इस बात का संतोष है, मध्य प्रदेश शांति का टापू है और यहाँ हम किसी प्रकार की कोई संभावनाओं पे कोई राज्य की शांति भंग करेगा, हम कठोरता से निपटने में सक्षम भी। उम्मीद है सरकार उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे और भाईचारा अमन चैन वहां पर कायम रहे। इसी के साथ जनहित में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मिशन साउथ पर हैं। सुबह वो पहले केरल पहुंचे, शाम को केरल से तमिलनाडु गए। मोदी का 2 दिनों का ये बेहद अहम दौरा है। इस दौरे के जरिए प्रधानमंत्री बीजेपी के लिए दक्षिण में जमीन मजबूत करने की कोशिश में लगे हैं। तमिलनाडु के साथ ही केरल में भी इस साल विधानसभा के चुनाव होंगे। पश्चिम बंगाल के साथ ही जिन 5 राज्यों में चुनाव हैं, उनमें ये दोनों राज्य शामिल हैं। तमिलनाडु में भी डीएमके और कांग्रेस गठबंधन की सरकार है, जबकि केरल में लेफ्ट फ्रंट सत्ता में है। इन दोनों राज्यों में बीजेपी मजबूत स्थिति में नहीं है, लेकिन धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव इन दोनों राज्यों में बढ़ जरूर रहा है। मोदी उस प्रभाव को और मजबूत करने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। केरल दौरे पर पहुंचे पीएम ने तिरुवनंतपुरम से सबसे पहले राज्य को करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी। 4 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। पीएम मोदी ने तिरुवनंतपुरम में लंबा रोड शो भी किया। बड़ी संख्या में सड़क किनारे दोनों तरफ लोग मौजूद दिखे। इसके बाद पीएम ने बड़ी रैली को संबोधित किया। यहां मंच पर उन्होंने तिरुवनंतपुरम के मेयर वीवी राजेश को गले लगाया, जिसकी तस्वीरें वायरल हैं। वीवी राजेश को गले लगाकर पीएम मोदी ने नगर निगम में ऐतिहासिक जीत की बधाई दी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कितनी देर तक उनकी पीठ वो थपथपाते रहे। डिप्टी मेयर जीएस आशानाथ ने मोदी के पैर छूने की कोशिश की तो उन्होंने रोक दिया। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में पिछले महीने पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और अपनी सत्ता कायम की। इस जीत का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने मंच से बड़ा संदेश दिया। तिरुवनंतपुरम को केरल का अहमदाबाद कहकर बड़ी सियासी भविष्यवाणी कर दी। 1987 के पहले गुजरात में बीजेपी एक हाशिए की पार्टी थी, अखबार में 2 लाइन भी नहीं छपती। 87 में पहली बार भाजपा ने अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में विजय प्राप्त की, जैसे आज आपने तिरुवनंतपुरम में विजय प्राप्त की है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, साल 1987 में पहली बार बीजेपी अहमदाबाद नगर निगम का चुनाव जीती थी। उसके बाद साल 1990 में सहयोगी के साथ सत्ता में आई और 1995 में अपने दम पर लगातार जीत रही है। मोदी केरल के लोगों से यही चाह रहे हैं, इसी वजह से इन तमाम बातों का जिक्र आज प्रधानमंत्री की ओर से किया गया है। केरल पर देश की नजर क्यों है और क्यों आपको केरल के चुनाव पर नजर रखने की जरूरत है, उसकी 3 वजह भी आप जान लें। इकलौता राज्य जहां पर लेफ्ट की सरकार है, देश में इकलौता राज्य है जहां पर लेफ्ट पार्टी की सरकार है और प्रियंका गांधी इसी केरल की वायनाड से सांसद हैं। पहली बार बीजेपी ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम में जीतकर धमाकेदार एंट्री की है। केरल में बीजेपी मुख्य प्लेयर नहीं है, यहां पर लेफ्ट वर्सेस
कांग्रेस का मुकाबला होता आया है। इस बार कांग्रेस सत्ता की दावेदार मानी जा रही है, लिहाजा मोदी ने अपने निशाने पर कांग्रेस को भी लिया। मुस्लिम लीग से भी खतरनाक बताकर कांग्रेस पर हमला बोला। कांग्रेस आज माओवादियों से ज्यादा कम्युनिस्ट और मुस्लिम लीग से भी ज्यादा कम्युनल हो गई है। इसलिए देश में आज कांग्रेस को एमएमसी यानी मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस कहा जा रहा है। केरल में चुनावी बिगुल बजाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु पहुंचे। चेन्नई से करीब 85 किलोमीटर दूर चेंगलपट्टू में मोदी ने बड़ी रैली की और एनडीए के चुनाव प्रचार का श्री गणेश किया। मोदी ने बिहार चुनाव से गमछा लहराने की जो शुरुआत की थी, वो आज आप देख रहे हैं तमिलनाडु पहुंच गया। मोदी जैसे ही चेंगलपट्टू की रैली के लिए मंच पर पहुंचे, सभा में मौजूद समर्थकों ने हवा में गमछा लहराना शुरू कर दिया। कुछ इस तरह से रैली में शामिल होने पहुंचे लोग, जिसमें पुरुष महिलाएं दोनों शामिल थे, उनका स्वागत किया। मोदी जब भाषण देने के लिए मंच पर खड़े हुए, उस दौरान भी उत्साही समर्थकों ने जबरदस्त तरीके से गमछा लहराया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब वक्त हो चला है आज की जनहित रिपोर्ट का। सोना और चांदी के दाम आसमान छू रहे हैं। आज दोनों की कीमतें रिकॉर्ड हाई पर जा पहुंची। बसंत पंचमी के दिन 24 कैरेट सोने का दाम 1,59,710 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया और चांदी एक दिन में ही 3,18,000 रुपए से बढ़कर 3,40,000 रुपए प्रति किलो हो गई। सोने चांदी की बढ़ती हुई कीमतों पर एक वर्ग कह रहा है कि उन्होंने सोना चांदी खरीदने का चांस मिस कर दिया, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जिसका कहना है कि यही तो गोल्डन चांस है। सोने की बढ़ती हुई कीमतों के नेगेटिव साइड तो आपको हर कोई दिखा रहा है, लेकिन आज हमने इसकी पॉजिटिव साइड पर जनहित रिपोर्ट तैयार की है, जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। एकदम से 6 महीने में रेट इसका इतने बढ़ गए, ये इसकी उम्मीद नहीं थी मुझे। बट इस टाइम पर बुलियन की सेल काफ़ी बढ़ गई है, रॉ गोल्ड की। गोल्ड में ही इन्वेस्ट करिए, बिकॉज आगे जाके आपके लिए ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। गोल्ड एक सेफ इन्वेस्टमेंट है, जितना लोग सोचेंगे इससे ज़्यादा ही बढ़ेगा ये। आज सोना 1,31,000 विद GST और चांदी 3,33,000 विद GST आया है। सिक्का चाहे रुपए का हो या सोने का, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब सोने को ही देख लें, जिसके दाम रॉकेट बने हुए हैं, जिसके एक पहलू पर तो सबका ध्यान जा रहा है कि आम आदमी के लिए सोना खरीदना अब सपना बन चुका है। लेकिन इसका दूसरा पहलू है, जिनके पास पहले से सोना है, उनके लिए तो ये बड़े फायदे का सौदा भी बन गया है। भले ही सोने की कीमतें बढ़ने से अभी सोना खरीदना महंगा पड़ रहा हो, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि जिस सोने को सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है, वो अब सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला निवेश भी बन गया है। आप इसे ऐसे समझें, जनवरी 2025 में औसतन 24 कैरेट सोने की कीमत 85,000 रुपए प्रति 10 ग्राम थी, जो आज 23 जनवरी को 1,60,000 रुपए हो चुका है। अब या तो परेशान हो ले कि एक साल में ही सोना लगभग डबल महंगा हो गया, या फिर खुश हो लीजिए कि एक साल में ही सोने ने लगभग 90% का रिटर्न दे दिया है। जब आप किसी एफडी, किसी म्यूचुअल फंड या किसी शेयर में निवेश करते हैं, तो उसी ऑप्शन को चुनते हैं जिसमें सबसे ज्यादा रिटर्न मिले, जल्द से जल्द निवेश डबल हो जाए। तो फिर फैक्ट ये है कि पिछले एक साल में सोने से ज्यादा रिटर्न तो किसी निवेश ने नहीं दिया है। अब इसे ऐसे समझिए,
अगर आपने 1 साल पहले 1 लाख रुपए का सोना खरीदा था तो उसकी वैल्यू 1,90,000 रुपए हो चुकी है। यही 1 लाख रुपए अगर आपने 1 साल पहले फिक्स डिपॉजिट में लगाए होते तो उसकी वैल्यू होती सिर्फ करीब 1,07,000 रुपए। अगर आपने यही 1 लाख रुपए हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड में निवेश किए होते तो उसकी वैल्यू करीब 1,25,000 ही हो पाती। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं बल्कि सिंपल सा गणित है। 1 साल पहले आपके पास अगर 1 लाख रुपए का सोना था, उसकी कीमत बहुत जल्द 2 लाख रुपए हो सकती है। जिनको सोने की बढ़ती हुई कीमतों का ये गणित समझ आ रहा है, उनके लिए ये गोल्डन चांस बन गया है। WGC इंडिया गोल्ड मार्केट अपडेट की रिपोर्ट है कि पूरे 2025 में रिकॉर्ड 37 टन सोना बिका, जिसकी कीमत 43,000 करोड़ रुपए है। अकेले दिसंबर 2025 में 11,600 करोड़ रुपए का सोना खरीदा गया। पिछले 9 महीनों के दौरान सोने में इन्वेस्टमेंट 13% बढ़ा है, जबकि सोने की ज्वेलरी की सेल 26% कम हुई है। यानी लोग ज्वेलरी से शिफ्ट होकर गोल्ड के सिक्के और ईंट खरीद रहे हैं, इस उम्मीद में कि सोना अभी और ऊपर जाएगा। एक निवेशक के तौर पे अलग तरीके से लोग आगे बढ़ते हैं और आम आदमी अलग सोच के साथ। देखिए, इस टाइम पे सोना और चांदी इन्वेस्टमेंट के रूप में काफ़ी बढ़ गया है। पहले गोल्ड ऑर्नामेंट्स काफ़ी सेल होते थे, बट इस टाइम पर बुलियन की सेल काफ़ी बढ़ गई है, रॉ गोल्ड की। तो जितना हमने देखा है, मार्केट स्टडी किया है, कस्टमर्स का रुझान रॉ गोल्ड की तरफ ज़्यादा बढ़ा है। वॉलेटाइल मार्केट बहुत है। मैंने आपको बताया कि 3,000 रुपये की फ्लक्चुएशन गोल्ड के अंदर प्रति 10 ग्राम मैंने कुछ सेकंड्स के अंदर देखी थी। तो इस टाइम पर क्या हो रहा है कि रॉ गोल्ड सेल और बाय बहुत तेज़ी से हो रहा है, इसलिए फ्लक्चुएशन आ रही है। अब सिक्के का एक पहलू तो ये है कि सोने के दाम अब आम आदमी के बजट से बाहर हो चुके हैं। जो लोग अपने बच्चों की शादी के लिए सोना खरीदना चाहते हैं, वो 10-10 बार सोच रहे हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि भारतीय महिलाओं के पास इतना सोना है जितना भारत सरकार के पास नहीं है। मॉर्गन स्टैनली के नोट के मुताबिक भारतीय परिवारों के पास कुल मिलाकर 34,600 टन सोना, जबकि भारत सरकार के पास करीब 880 टन सोने का भंडार है। जनवरी 2025 में 34,600 टन सोने की वैल्यू 2,699 लाख करोड़ रुपए थी, जो जनवरी 2026 में बढ़कर 53,48,000 करोड़ हो गई है। लेकिन अब सिक्के का एक पहलू ये भी कि भारतीय परिवार सोना खरीदते हैं, लेकिन सोना बेचने में कम यकीन रखते हैं। दूसरा पहलू ये है कि मुश्किल वक्त में सोना ही भारतीय परिवारों की सबसे बड़ी पूंजी होती है। भारतीय परिवारों के पास दुनिया का 16% सोना है। 87% भारतीय परिवारों के पास किसी न किसी मात्रा में सोना जरूर है। औसतन हर परिवार के पास 115 ग्राम सोना है। ग्रामीण क्षेत्रों में 55 से 60% परिवारों के पास, मध्यम वर्ग में 55% से ज्यादा परिवारों के पास, निम्न आय वर्ग में 32% के आसपास और अमीर वर्ग में करीब 17% परिवारों के पास सोना है, क्योंकि वो दूसरे ऑप्शन में भी निवेश करते हैं। यानी सोने के रेट बढ़ने के बाद जो लोग सोना खरीद रहे हैं या खरीद पा रहे हैं, उनमें सबसे ज्यादा अमीर वर्ग के परिवार हैं। मिडिल क्लास और गरीब सिर्फ मजबूरी में ही सोना खरीद रहे हैं। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि महंगाई और आर्थिक अस्थिरता के समय सुरक्षित निवेश बनने वाला सोना मजबूत हो रहा है, क्योंकि जिन परिवारों के पास पहले से सोना है उनकी संपत्ति का मूल्य बढ़ा, जिससे ज्यादा वित्तीय सुरक्षा मिलती है। अब पुराना सोना गिरवी रखकर गोल्ड लोन में ज्यादा पैसे मिल सकते हैं, या पुराना सोना बेचकर ज्यादा कैश मिल सकता है। एक्सपर्ट भी मान रहे हैं कि भारत के परिवारों के लिए सोना अब और ज्यादा मजबूत इकोनॉमिक शॉक एब्जॉर्बर बन रहा है। सोने चांदी को अस्थिरता पसंद है, अनिश्चितता पसंद है और अशांति पसंद है।
तो ये फैक्टर्स इनको बढ़ाते हैं, क्योंकि एक सेफ हेवन एसेट होता है। ये जब रिस्क का माहौल होता है तो इसको लोग खरीदते हैं कि ये हमारे रिस्क को कवर करेगा। ईटीएफ्स में दिसंबर के महीने का हम आंकड़ा ले, 11,000 करोड़ केवल भारत में ईटीएफ्स में निवेश आया है। और ईटीएफ इस समय सबसे अच्छा संसाधन है लेने का। ज्वेलरी में नहीं निवेश करना चाहिए, क्योंकि ज्वेलरी में मेकिंग चार्जेस, इम्प्योरिटीज कट जाती हैं। अगर ज्वेलरी आपको चाहिए तो 9 कैरेट, 14 कैरेट, 18 कैरेट की मिलती है, कुछ समय के लिए पहन के इस्तेमाल हो जाती है। तो अगर आपने मिस भी कर दिया है तो जब जब करेक्शन आए तो आप थोड़ा थोड़ा करके उसको अपना इकट्ठा करते रहिए। कुल मिलाकर सोने के दाम बढ़ने से शादियों में सोने की ज्वेलरी खरीदना महंगा पड़ रहा है, लेकिन अब लोग सोने को शो ऑफ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट के तौर पर खरीद रहे हैं, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं। जून में ही मैंने एक चीज़ परचेज करी थी, तब था 87 था। एकदम से 6 महीने में रेट इसका इतने बढ़ गए, ये इसकी उम्मीद नहीं थी मुझे। आज हो गया लगभग तकरीबन 22 कैरेट 1,42,000। ठीक है सर, तो हम तो आज ही परचेस करके जा रहे हैं, कल कौन देख के आया है? कल 1,60 हो जाए या 1,70 हो जाए या कुछ महीने रुक जाए तो वो 1,70-80 भी हो जाए। 31 मार्च से पहले 2 लाख पहुंच जाएगी। सोना तेजी जाएगा, सोना करीबन 3 लाख के आसपास जाएगा। मैं अभी चैन खरीदने आई हूँ और थोड़ा बाद में प्योर भी ले लूंगी, क्योंकि सोने का भाव बहुत ही बढ़ता जा रहा है। खरीदने का तो सवाल ही नहीं होता है कि आदमी पैसा दे के आदमी खरीदे, इतनी महंगाई हो गई है। ये कि आदमी बेच के कुछ चलो भाई आदमी कोई और इन्वेस्ट कर लेगा, क्योंकि भाव थोड़ा ऊपर है तो आदमी बेच रहा है। आम आदमी के लिए सोना खरीदना अब महंगा सौदा हो चुका है, लेकिन जिनके पास पहले से सोना है उनके लिए सोने के रेट बढ़ना फायदे का सौदा है। लेकिन सोने से ज्यादा चांदी के दाम बढ़े हैं और सबसे ज्यादा रिटर्न देने का ताज सोने से ज्यादा चांदी ने छीन लिया है। पिछले 1 साल में चांदी ने सोने से 2 गुना रिटर्न दिया है। जनवरी 2025 में 1 किलो चांदी की कीमत करीब 85,000 रुपए थी, जो आज बढ़कर 3.5 लाख रुपए को टच कर रही है। यानी 1 साल में चांदी की कीमत करीब 4 गुना तक बढ़ गई है। 1 साल पहले 1 लाख रुपए में खरीदी गई चांदी की वैल्यू अब 4 लाख रुपए हो गई है। सोने चांदी की बढ़ती हुई कीमतों को लोग 2 अलग अलग नजरियों से देख रहे हैं। एक वर्ग जो सोने चांदी की बढ़ती कीमतों को आपदा की तरह देख रहा है, जिसके लिए अब सोना चांदी खरीदने का कोई चांस नहीं रह गया, जबकि दूसरा वर्ग है जो इसे आपदा में अवसर देख रहा है, जिसके लिए सोने चांदी की कीमतें बढ़ना गोल्ड चांस हैं। इसीलिए हमने आपको कहा, सिक्के के 2 पहलू हैं। सोने के दाम में मार्च तक और गर्मी आ सकती है, लेकिन अब आपको लेकर चलते हैं ठंड और बर्फ की ओर। राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में आज सुबह सुबह बारिश के साथ शीतलहर ने दस्तक दे दी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड बर्फ में लिपट चुके हैं। मैदानी इलाकों में अचानक से ठंड बढ़ गई है। मौसम के इस बदले मिजाज की ये बर्फीली रिपोर्ट देखिए। सफेद बर्फ से लदी ये वादियां लंबे समय से इस पल का इंतजार कर रही थी। शुक्रवार सुबह मौसम ने करवट ली, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी होने लगी। ये तस्वीरें श्रीनगर से सटे बडगाम की हैं, जहां घर, सड़कें और लंबे लंबे पेड़ बर्फबारी की गिरफ्त में आ गए। यहाँ पे आज सुबह से अब तक तकरीबन 6 इंच जो है ताज़ा बर्फ गिरी है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा इलाका जो है एक बर्फ की एक मोटी परत में तब्दील हो गया है और पूरे इलाके में बर्फबारी जो है बारी से बहुत ज्यादा बारी रिकॉर्ड की गई है। बर्फबारी ने राजधानी श्रीनगर को भी अपने आगोश में ले लिया। सड़कों पर कई इंच तक बर्फ जम चुकी थी। फिसलन होने की वजह से कई गाड़ियां आगे नहीं बढ़ रही थी। सड़कों पर कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं। हालांकि मौसम के इस मिजाज से पर्यटक और पर्यटन से जुड़े लोगों की बाँछें खिल गई। आसमान से गिरती बर्फ देखकर जो नजारा होता है वो अलग ही होता है। इन्हीं से बात करते हैं। यहाँ पे जो पर्यटक आए हुए हैं, दिल्ली से आए हुए हैं, क्या नाम है आपका और कब आए थे आप? मेरा नाम ऋषिकेश है। हम आए 17 तारीख को। हम 17 तारीख से वेट कर रहे हैं इस चीज का, लेकिन हमारा कल जाना में, लेकिन लास्ट वाले दिन हमें देखने को मिल गया ये। दरअसल जम्मू कश्मीर में दिसंबर और जनवरी की शुरुआत में औसतन से कम बर्फबारी हुई, जिसका सीधा असर पर्यटन उद्योग पर पड़ा। लेकिन अब बर्फबारी का मजा लेने
टूरिस्ट एक बार फिर से घाटी की तरफ कूच कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर की अलग अलग 10 तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां भारी बर्फबारी हुई है। कई जगहों पर पर्यटक बर्फबारी देखने पहुंच चुके हैं, तो कई जगहों के लिए टूरिस्ट निकल चुके हैं। बर्फबारी का ये सफेद सितम सैलानियों को अपनी ओर खींच रहा है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी कहीं सौगात बनकर आई है, तो कहीं आफत। जम्मू कश्मीर के कुलगाम की ये तस्वीरें हैं, जहां भारी बर्फबारी के बीच पुलिस के जवान एक गर्भवती महिला को चारपाई पर लेकर जा रहे हैं। किसी तरह महिला को गाड़ी तक ले जाया गया और सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया गया। आफत की एक तस्वीर जम्मू के उधमपुर से भी आई। बर्फीले तूफान को चीरकर मानव श्रृंखला आगे बढ़ रही है। दरअसल उधमपुर में 12 लोग बर्फबारी में फंस गए थे, जिसके बाद पुलिस की टीम ने इन लोगों को बचाया। बर्फबारी की वजह से जम्मू कश्मीर में शुक्रवार को सभी फ्लाइट रद्द हो गई हैं। श्रीनगर जम्मू हाईवे समेत कई हाईवे भी बाधित रहे। दूसरे पहाड़ी राज्य हिमाचल में भी भारी बर्फबारी हुई है। राजधानी शिमला की ये तस्वीरें हैं, जहां चारों तरफ सफेद बर्फ की चादर लिपटी हुई है, जिसमें पर्यटकों का मजमा जुटा है। कोई बर्फ से खेल रहा है, कोई डांस कर रहा है। बहुत अच्छा लगा और इसका इंतजार मैंने लगभग 7 दिन रुक के किया है और ये शिमला की पहली स्नोफॉल है। मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि सब आएं और इसका आनंद लें। बड़ा सुंदर लगता है शिमला। कुछ युवाओं ने तो पुशअप मारकर शिमला के सर्द मौसम को चुनौती तक दी। बिना शर्ट के ये युवा ऐसे वक्त पर बर्फबारी को चुनौती दे रहे हैं, जब शिमला की सड़कें, पेड़, घर और गाड़ियां सब कुछ बर्फ के सामने सरेंडर कर चुके हैं। सिर्फ शिमला ही नहीं, शिमला से सटे संजौली का भी बर्फबारी से यही हाल है। मनाली और चंबा जैसे शहर भी सफेद हो गए हैं। मंडी में तो बर्फ का सितम भगवान के दर यानी मंदिर को भी अपने आगोश में ले चुका है। कुछ ऐसा ही हाल उत्तराखंड में भी नजर आया, जहां झमाझम बर्फबारी से केदार धाम सफेद हो गया। मंदिर परिसर में कई फीट तक बर्फ जम चुकी है। मंदिर के कपाट भले ही बंद हो, लेकिन लगातार हो रही बर्फबारी मानो मंदिर के द्वार तक पहुंचना चाहती है। बाकी 3 धामों में भी मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही है। बद्रीनाथ, गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम में भी भारी बर्फबारी हुई है। 4 धामों के कपाट भले ही बंद हों, लेकिन पर्यटक बर्फबारी देखने के लिए पहाड़ों की रानी मसूरी पहुंच रहे हैं। बर्फबारी का ये सफेद नजारा देख पर्यटकों के चेहरे पर खुशी लौट आई। क्या कहना चाहेंगे, बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं? बिल्कुल आनंद ले रहे हैं। कैसा आपको एक्सपेक्ट था कि मसूरी में बर्फबारी अच्छा लगता है? नहीं, बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था। बहुत मजा आ रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसी उम्मीद नहीं थी ऐसी बर्फ पड़ेगी। फुल मजा आ रहा, फुल एंजॉय कर रहे हैं। और जगह जाने का इरादा था, लेकिन अब जा ही नहीं कहीं भी, अब यहीं एंजॉय कर रहे हैं फुल मजे में। कुछ ऐसा ही नजारा चक्राता का है, जहां बर्फबारी ने पूरे इलाके को अपने आगोश में ले लिया। सड़कों पर जमी कई फीट मोटी बर्फ और पेड़ों पर लदी बर्फ पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। मौसम के इस बदले मिजाज की वजह पश्चिमी विक्षोभ का सक्रिय होना है। मौसम विभाग के मुताबिक 26 जनवरी को दूसरा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बर्फबारी और बारिश होगी। मौसम का ये बदला मिजाज पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है, तो किसी के लिए आफत बनकर आया है। असर पहाड़ से लेकर मैदान तक साफ साफ नजर आ रहा है। और अब आपको दिखाते हैं वीडियो ऑफ द डे। नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की रिहर्सल में भारतीय सेना के रोबोटिक डॉग्स का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें सेना के रोबोटिक डॉग्स राइफल से लैस दिखाई देते हैं। असॉल्ट राइफल से लैस एंड रोबोट्स की झलक दुश्मन के खेमे में खलबली मचा देने वाली है। और अब आज का जनहित मंत्र। आज पराक्रम दिवस है, यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। नेताजी ने कहा था, अगर जिंदगी में कोई संघर्ष ना हो, अगर कोई जोखिम ना उठाना पड़े, तो जिंदगी का आधा मजा खत्म हो जाता है। इसी के साथ जनहित में मुझे दीजिए इजाजत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।